हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के रिवीजन वीडियो में आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है 1972 में एक बुक आया था। बुक का नाम था लिमिट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, बुक का नाम था द लिमिट ऑफ ग्रोथ। किसके द्वारा कमीशन किया गया था बुक को? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1972 में। वहीं पे इस तरह का वर्ड यूज़ किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ही डेवलप किया गया था। ठीक है, वहाँ पे 2-3 वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया था कि एडवर्स रिलेशन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, एक ओवर एक्सप्लोटेशन, ठीक है, ऑफ फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फाइनाइट नंबर में, मतलब कि एक सीमित क्वांटिटी में है, इनफाइनाइट नहीं है, हम लोग उसको ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। 1972 में ऐसा बात बोल दिया गया था। और कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है हम लोग अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी एक इकोलॉजिकल टर्म है जिसमें ये बताया जाता है रेफरिंग टू पॉपुलेशन साइज, है ना, पॉपुलेशन साइज वहाँ पे दिखाया जाता है विद द रिसोर्सेज ऑफ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन मेंटेन, मतलब कि पार्टिकुलर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है कितने पॉपुलेशन साइज को फीड कर सकता है। ठीक है, मतलब कि किसी कंट्री का जो पॉपुलेशन है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए कि कंट्री इंडिया को ही मान ले, तो इंडिया का जो इन्वायरमेंट है कितने पॉपुलेशन को फीड कर सकता है, कितने पॉपुलेशन को अच्छे से रख सकता है, मेंटेन कर सकता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को रिस्टोर करते रहे, तो उसको हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। आया समझ में? तो जैसे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी क्या है, तो कोई भी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट किसी भी कंट्री का, किसी भी सिटी का, उसका एक अपना कैपेसिटी होता है कि इतने पॉपुलेशन को अच्छे से रख सकता है, फीड कर सकता है बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए हुए। तो उतने कैपेसिटी को हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म जो है पहली बार यूज़ किया गया था, ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया था 1987 में। मेंशन इन द ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन पब्लिश्ड इन 1987 में, ठीक है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया। और क्या कहा गया? डेवलपमेंट दैट मीट्स नीड ऑफ द प्रेजेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जरूरत को पूरा करता हो, लेकिन विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से यूज करना है, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बार कहाँ यूज किया गया था? ब्रटलैंड कमीशन में यूज किया गया था। ब्रटलैंड कमीशन का रिपोर्ट में 1987 में किया गया था। और ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ दिया गया था? तो बुक का नाम था लिमिट ऑफ ग्रोथ, 1972 में ही। ठीक है, नेक्स्ट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, 1992 में। यहाँ पे एक एजेंडा 21 साइन किया गया था। तो कई बार यही पूछा गया कि एजेंडा 21 क्या है, तो वहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिखा आएगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, या फिर किसी सरकार का एक कार्यक्रम है, इस तरीके से लिखा रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एजेंडा 21 जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा रियो डी जेनेरियो में 1992 में साइन किया गया था, विच इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर ग्लोबल प्लान फॉर एक्शन ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, उसके लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है। द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज सेटअप इन 1993 में जो है कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेटअप किया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड कमीशन का एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, जैसे यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली है, ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट है, उसी तरीके से यूनाइटेड का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसी के तहत जो है कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेटअप किया गया, और ये एजेंडा 21 को ही रिव्यू करता है। 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था, जिसको हम लोग रियो +20 के नाम से जानते हैं, क्योंकि रियो 1992 में हुआ था, तो 20 साल जोड़ लीजिए, तो 2012 में ऐसा कुछ किया गया। इसमें क्या फोकस किया? रिजल्टेड इन अ फोकस्ड पॉलिटिकल आउटकम डॉक्यूमेंटेड विच कंटेन क्लियर एंड प्रैक्टिकल मेजर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन रियो मेंबर states decided to launch a progress to develop a set of sustainable development goal। तो रियो +20 में क्या किया गया? इसमें रिव्यू किया गया कि 20 साल में कौन सा कंट्री कितना, कौन सा मेंबर जो है कितना प्रैक्टिस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कौन कितना उसमें भागीदार बना है। ठीक है, और यहाँ पे एक नया गोल सेटअप किया गया जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते हैं, SDG के नाम से जानते हैं। इसमें 17 गोल है, 15 साल के लिए है, 2015 में चालू हुआ था और 2030 तक चलेगा। 17 गोल्स हैं इसमें। ठीक है, इसके पहले एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था 2000 में आया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 15 साल के लिए था। ठीक है, MDG जिसको बोलते थे। तो MDG जो है अचीव नहीं हो पाया, MDG को ही आगे टारगेट करके SDG बना दिया गया, जिसमें 17 टारगेट हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 टारगेट हैं और 2030 तक चलेगा। ठीक है, अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ आवर क्या है? तो मार्च के लास्ट संडे को, संडे या सैटरडे को, ठीक है, एक दिन तय किया जाता है,
उस दिन 1 घंटा तक स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से, सारे बॉल को, पंखा को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी अप्लायंसेज उनको बंद कर दिया जाता है। तो उसी को हम लोग अर्थ आवर बोलते हैं। तो अर्थ आवर एन अप्रोच टू एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज बिगेन इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया इन 2007 विच अबाउट 2 मिलियन पार्टिसिपेंट। ठीक है, 2007 में इसको चालू किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, सिडनी से। और ये वॉलेंट्री बेसिस पे होता है। 1 घंटा के लिए ब्लैकआउट करना होता है, मतलब कि कम्प्लीटली लाइट को बंद कर देना होता है। एक तरह का इंटरनेशनल इवेंट बन चुका है ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट। ठीक है, नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी क्या है, इसको 2003 में स्टेब्लिश किया गया था। रिसीव प्रोजेक्ट फॉर इवेल्युएशन एंड अप्रूवल फॉर एज पर जनरल क्राइटेरिया लेड डाउन इन द रिलेवेंट रूल्स एंड मोडलिटीज पर्टेनिंग टू क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में हम लोग कल बात किए थे। CDM क्या है, तो इसमें डेवलपिंग कंट्री को मदद किया जाता है कि जो अपने यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे, उनके लिए उनको मदद किया जाता है। तो नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी क्या है, इसको 2003 में स्टेब्लिश किया गया था। ये काम क्या करता है, ये जो अथॉरिटी बनाया गया था नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी, इसका काम क्या है, तो क्लीन डेवलपमेंट मिशन के तहत कुछ रूल सेट किया गया है। ठीक है, उसके तहत कुछ रूल सेट किया गया है, कुछ क्राइटेरिया ले डाउन किया गया है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को ये देखता है कि इसके रिलेटेड है या नहीं, मतलब कि इसमें जो भी क्राइटेरिया सेटअप किया गया है क्लीन डेवलपमेंट मिशन में, CDM में जो क्राइटेरिया सेटअप किया गया है उस पर जाँच करता है। जो अथॉरिटी बनाया गया है नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी, ये जाँच करता है कि कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, उसको एवेलुएट करता है कि जो भी क्लीन डेवलपमेंट मिशन में क्राइटेरिया सेटअप किया था उस पर फॉलो करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट, इन नवंबर 2010 इंडिया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC सेटअप किया गया था, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। और इंट्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये क्या करता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इशू करता है टू इनेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू मीट देयर RPOs एंड द सेम टाइम इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी वियर बाय रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर आर ग्रांटेड REC, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, और MW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डेट दे कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। तो कहा क्या जा रहा है इसमें कि CERC जो है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इशू करता है। इससे क्या होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब कि कोई भी बिजली बनाने वाला है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इतना मेगावाट जो है इन्होंने ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस किया है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आदर्श स्कीम, एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च सस्टेनेबल हैबिटेट इज मैंडेटेड टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड हैबिटेट इन इंडिया थ्रू गृह। ठीक है, तो गृह क्या है, ये आदर्श क्या है, ये हम लोग यहाँ देखते हैं। आदर्श को, इसका काम क्या है, आदर्श इज मैंडेटेड टू प्रोमोट। ठीक है, इसका काम है प्रोमोट करना। किस चीज़ को प्रोमोट करना, तो गृह लेवल का बिल्डिंग बनाने का या फिर हैबिटेट बनाने को प्रमोट करना। तो गृह लेवल क्या है, गृह एक तरह का रेटिंग है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट इज द नेशनल रेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल रेटिंग सिस्टम है। गृह हैज बीन कंसीव्ड बाय TERI, टेरी एक संस्था का नाम है। ठीक है, टेरी एक संस्था का नाम है। इसका फुल फॉर्म यदि किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो गूगल करके देखिए। तो गृह को जो है मान्यता दिया गया है टेरी के द्वारा भी। टेरी एक इंटरनेशनल संस्था है, डेवलप्ड जॉइंटली विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको गृह जो रेटिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, इसके द्वारा डेवलप किया गया है, कंसीव किया गया है टेरी के द्वारा। ठीक है, और आदर्श क्या है, ये प्रमोट करता है कि गृह रेटिंग वाला घर को ज़्यादा बनाया जाए। ठीक है, बिल्डिंग और हैबिटेट ऐसा बनाया जाए, ऐसा बिल्डिंग डेवलप हो या फिर ऐसा हैबिटेट डेवलप हो जो गृह रेटिंग के मैंडेटेड हो। ठीक है, आदर्श का ये काम है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर और प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मिंग टेक्निक्स दैट प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनिमल वेलफेयर। तो कहा क्या जा रहा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, तो इस तरीके से फूड को प्रोडक्शन करना, फूड, फाइबर या प्लांट, किसी भी चीज़ को इस तरीके से प्रोड्यूस करना जिसमें इन्वायरमेंट को कोई हानि नहीं पहुँचे, पब्लिक हेल्थ को कोई हानि नहीं पहुँचे, एनिमल का वेलफेयर हो। काउंटर प्लाइंग ऐसा मेथड है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, काउंटर प्लॉइंग, नो टिल फार्मिंग, ड्रिप इरीगेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, सॉइल टर्म स्टेरिलाइजेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, सम मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस तरीके से किया जाता है, काउंटर प्लॉइंग के द्वारा। काउंटर प्लॉइंग क्या होता है, जैसे कोई ढाल वाला जगह होता है तो ढाल के पैरेलल में एक बना दिया जाए, खेत इस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, खेत को इस तरीके से जोता जाए, प्लॉइंग किया जाए कि जो पानी आ रहा है ना, उसके इस तरीके से रुकावट की तरह हो। तो ये पानी का स्पीड यहाँ पे रुकावट के कारण कम होगा, तो इससे खेत का पटवन भी हो जाएगा और मिट्टी कटने से बच जाएगा। ठीक है, ड्रिप इरीगेशन में पानी का बचाव होता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी कम पानी इसमें लगता है। एग्रो फॉरेस्ट्री, सॉइल स्टीम स्टेरिलाइजेशन
ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब कुछ मेथड है जिसके सहारे हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं। दिस सस्टेनेंसी मेथड्स हैव 3 मेन गोल इन इन्वायरमेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये जो सस्टेनेबल मेथड जो है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसका 3 गोल है। क्या क्या है? इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ को बचा करके रखना है, वातावरण के हेल्थ को बचा कर रखना है। इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी, हम लोग को प्रॉफिट भी हो उससे, और सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, और समाज में समानता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो हेल्पफुल इन सस्टेनेबल फार्मिंग एज मैनी न्यू प्लांट वेराइटीज आर बीइंग डेवलप्ड एंड ग्रोन बाय फार्मर्स। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब डीएनए टेक्नोलॉजी के सहारे नए तरीके के प्लांट को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करके, ठीक है, बहुत सारा हाइब्रिड फल आप लोग देखते होंगे, ठीक, और सब्जी भी आता है आजकल। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जैसे एक बीटी कॉटन आता है, बीटी कॉटन आता है। बीटी कॉटन जो है बैक्टीरिया उसमें नहीं लगता है, कॉटन में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाता था जिसके कारण से कॉटन का फसल बर्बाद हो जाता था। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कॉटन बनाया गया जिसको हम लोग बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहारे जो है इस तरीके का काम किया जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट जीन्स थ्रू मॉडर्न मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी। FAO एक संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का संस्था है। इसका एम क्या है? टू मॉडर्नाइज एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। तो फॉरेस्ट, फिशरी और एग्रीकल्चर को इसको मॉडर्नाइज करना इसका एम है। इट इंश्योर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी दुनिया में हो, मतलब दुनिया में हर व्यक्ति को खाना मिले, इस बात को इंश्योर करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF जो है एक इंटरनेशनल NGO है, याद रखिएगा। किसी गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कि काफ़ी इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं कि कोई किसी कंट्री का इनिशिएटिव होगा, नहीं तो UN का इनिशिएटिव होगा, लेकिन एक तरह के NGO है, इंटरनेशनल NGO है। वर्क ऑन इशूज रिगार्डिंग कंजर्वेशन रिसर्च एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट, जो किस क्षेत्र में काम करता है? तो कंजर्वेशन रिसर्च एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिवीजन वीडियो में आज हम लोग ये सब पढ़ें, ठीक है, कहाँ कब ये वर्ड कब यूज किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना, और भी डिफरेंट कमीशन के बारे में पढ़े, Rio+20 के बारे में पढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़े। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।